नमस्कार, आप देख रहे हैं देवभूमि लाइव टीवी और मैं हूं आपके साथ परिधि जोशी। इस वक्त हम मौजूद हैं रुद्रप्रयाग जिले के तिरुजुगी नारायण गांव में और यहां की खास बात यह है कि आप मंदिर देख सकते हैं पीछे। यहां पर देवादिदेव महादेव और माता पार्वती का विवाह हुआ था। आप देख सकते हैं ये मंदिर है, विश्व प्रख्यात मंदिर है, ऐतिहासिक धरोहर है हमारी। और इस गांव में हम आपको ये कवरेज जो दिखाएंगे, इसके साथ साथ एक और कवरेज है जो हम आपको हमारे साथ एक और शख्सियत आज है जिनसे आज हम आपको मुलाकात करवाने जा रहे हैं। हमारे साथ है प्रियंका जी, और जो इस गांव की निर्विरोध प्रधान चुनी गई है। आप अक्सर देखते हैं कि पहाड़ों में पढ़ाई करने के बाद क्या होता है कि हम लोग मैदानी क्षेत्रों की तरफ रुख करना पसंद करते हैं, मैदानी क्षेत्रों में रहना पसंद करते हैं, लेकिन प्रियंका जी मैदानी क्षेत्रों में रहने के बाद भी वापस अपने गाँव की तरफ लौटी हैं और अब गांव में निर्विरोध प्रधान चुनी गई है। सबसे पहले प्रियंका जी, सबसे पहले तो आपका देवभूमि लाइव टीवी पर स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और इसी के साथ प्रियंका जी यूट्यूब चैनल भी इनका है जिसके माध्यम से अपने गांव की बहुत सारी चीज़ें दिखाती है, यहाँ की संस्कृति, इन्होंने क्या क्या काम किए, यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें जो आपको यूट्यूब पर मिल जाएगी। इस गाँव के बारे में वो आप देखिएगा। तो मैम, सबसे पहले तो ये बताइए कि आपने एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है और एक आप प्रधान भी है और एक महिला भी है, तो किस तरीके से मैनेज करना पड़ रहा है, आप चीज़ों को किस तरीके से करती हैं? इसको मैनेज करने के लिए तो बहुत प्रॉब्लम होती है, पर मेरे हस्बैंड का सपोर्ट है, सबसे ज़्यादा उन्हीं का सपोर्ट काम आता है। कहते हैं एक सफल औरत के पीछे, एक सफल मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है, पर कहीं ना कहीं एक सफल स्त्री के पीछे भी एक मर्द का हाथ होता है। जब वो सपोर्ट करते हैं तभी हमको भी थोड़ा मोटिवेशन मिलता है। और मैंने छोटे से शुरुआत की, पहला अपना इंट्रोडक्शन वगैरह किया था जी, और फिर ऐसे ही यूट्यूब देखते देखते कि कैसे लोग कर रहे हैं, उसी से ऐसे शुरुआत की। चलिए, अब सीधा हम यहाँ के बारे में आपसे जानना चाहूँगे, इस मंदिर के बारे में एक बार आप विस्तार से हमारे दर्शकों को ज़रूर बताएं। तो सबसे पहले ये मंदिर है भगवान नारायण के वामन अवतार का, और यहाँ पे शिव पार्वती का विवाह हुआ था जी। पहले तो जैसे लोगों को कंफ्यूजन होता है कि मंदिर किस चीज़ का है, शंकर जी का है, तो ऐसा नहीं है। मंदिर है भगवान नारायण के वामन अवतार का, जो 5वां अवतार था विष्णु भगवान का, उसका है। और यहाँ पे शिव और पार्वती का विवाह हुआ था जी। तो आप ग्राम प्रधान भी हैं, यहाँ पर निर्विरोध चुनी गई है, तो क्या क्या चीज़ें ऐसी है जो आपने अभी तक गांव में की और अभी क्या करना चाह रही है आप अपने गांव के लिए? अभी तो ऐसा है कि मैं भी फर्स्ट टाइम प्रधान बनी हूँ। ऐसा कोई मोटिवेट नहीं था कि प्रधान बनना है, राजनीति फील्ड से काफ़ी दूर थी, क्योंकि पढ़ाई के टाइम पे भी पहले मेरे जो सब्जेक्ट थे वो साइंस साइड से थे, ऐसे पॉलिटिकल ऐसे क्षेत्र में कभी नहीं रही। तो गांव के लोगों ने मुझ में कुछ देखा होगा, उन सभी गांव की लोगों का ऐसे ही धन्यवाद है कि उन्होंने मुझ में ऐसे कुछ देखा कि जैसे जिससे मैं अपने गांव का नेतृत्व कर सकूं। तो मैं देहरादून ही रहती थी, यहाँ पे ऐसा है एजुकेशन की थोड़ा सा कमी है। ऐसा है कि जो अपने में थोड़ा सा ठीक रहता तो वो सोचता है हम अपने बच्चों को थोड़ा बाहर की तरफ ले जाएं, थोड़ा अपने उससे। तो मैं देहरादून 1 साल रही, उसके बाद गांव के लोगों ने, जो हमारे पंच होते हैं, उन्होंने ऐसे ही जब प्रधान के चुनाव का टाइम आया तो उन्होंने सोचा क्यों ना उनको बना दें मुझे, तो फिर मुझे गांव आना पड़ा। तो मैं पहले भी गांव आती थी क्योंकि हमारा ऐसा गवर्नमेंट जॉब वगैरह कुछ है नहीं, तो हमारा बिजनेस यहीं पे चलता है। हमारे जो होटल हैं, लॉज हैं, केदारनाथ यात्रा पे ही हम आश्रित रहते हैं। तो तब मैं घर आ गई थी। और गांव के लिए अभी तक तो गांव के सभी लोगों को हम रोज़गार देते हैं, मनरेगा के तहत देते हैं, अपना जो 14वां और 15वां वित्त होता है उसके तहत रोज़गार देते हैं। और आगे भी ऐसे मैं चाहती हूँ कि गांव में लोग अपने संस्कृति को जाने, मतलब जो छूट गया है, जिस कल्चर को हम अब पसंद नहीं करते हैं, तो धीरे धीरे उसमें कोई कुछ विकास हो जाए। जैसे होम स्टे हो सकता है, अपना जो पारंपरिक पहनावा हो सकता है, उससे आगे बढ़ा सकते हैं, क्योंकि लोगों में कहीं ना कहीं झिझक है। ऐसे है कि थोड़ा शर्माते हैं, अब मॉडर्न रहना पसंद करते हैं सब लोग। पर मैंने कोशिश किया थोड़ा सा कि अपने जो सच्चाई है यहाँ की उसको दिखाती रहूँ, उसको दिखाऊँ लोगों को कि हमारा कल्चर क्या है, लोग कितने जद्दोजहद में अपनी जीवन यापन करते हैं। और पहाड़ की आपको पता ही होगा, पहाड़ जैसी समस्याएं होते हैं, दिखने में बहुत खूबसूरत होता है पर जीवन बहुत कठिन होता है। जी बिल्कुल। तो आपने एक यूट्यूब चैनल भी स्टार्ट किया है, मैं आप उसके बारे में बताइए कि क्या क्या कंटेंट आप उसमें डालती हैं, क्या क्या चीज़ें आप लोगों को दिखाते हैं उसमें, और किस नाम से है आपका? तो मेरा YouTube चैनल है प्रियंका योगी तिवारी नाम से, और मैं उसमें डालती हूँ। मैंने कहा पर्टिकुलर नाम भी क्या लेना था, अपना ही नाम यूनिक होता है कभी भी हो। तो मैंने उसमें सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन किया, फिर वो किया कि मैं क्या करती हूँ, जैसे अपना छोटा सा खेत वगैरह हो गया, कि कैसे करके सब्जी वगैरह वो उगाते हैं हम लोग, क्या यहाँ का वेदर है, वेदर के हिसाब से कौन सी सब्जी यहाँ पे ठीक है। और उसके बाद जैसे हमारी खेती क्या होती है,
आजकल के यहाँ पे वेदर के हिसाब से जो खेती होती है उसको अभी कोई लोग खाते नहीं, जैसे मंडवा हो गया, झंगोरा हो गया, जौ हो गया, उसको खाना कोई पसंद नहीं करता है। और दाल चावल जो गेहूं और चावल होता है वो यहाँ होता नहीं है। और उसके बाद मैंने ये दिखाया कि अपना पारंपरिक पहनावा क्या होता है और यहाँ का कल्चर क्या होता है, किस प्रकार भगवान की भूमि में हम देवभूमि में रहते हैं तो किस प्रकार का यहाँ देवताओं का अवतरण होता है, नारायण से नर रूप में किस प्रकार होते हैं, यही। और सादा जीवन है, सादा जीवन है। और फिर जैसे मैं बाहर जाती हूँ कभी देहरादून, तो लोग मुझे, जैसे इतनी ऑडियंस जुड़ चुकी है तो लोग मुझे कमेंट भी करते हैं आप ऐसे मैनेज कैसे कर लेते हो। करना पड़ता है, समय के हिसाब से ढलना पड़ता है। और तो पहाड़ी लोग ऐसे नहीं है कि मैं ही ऐसा कर सकती हूँ, गांव में बहुत सारी महिलाएं हैं जो अपने उसके हिसाब से ढल सकती हैं, जैसे पहाड़ों में पहाड़ के हिसाब से रह सकती हैं, शहरों में शहर के हिसाब से। पर ऐसा है कि उनको जागरूक करने वाला कोई नहीं है। अगर उनमें एक झिझक भी है आगे आने की कि महिलाएं कैसे आगे आएंगी, तो जागरूकता की कमी है ना, थोड़ा नॉलेज की कमी है। पूछने में झिझक है कि कहीं कुछ गलत हो गया, पर ऐसे सिखाने की जरूरत है उनको कि गलती से ही आदमी सीखता है। हमने भी डायरेक्ट नहीं सीखा, हम भी पहली वीडियोज और आज की वीडियो में जब खुद देखती हूँ तो मुझे थोड़ा अजीब फील होता है कि मैं इतना भी बिल्कुल ऐसे साई पर्सन की तरह की ये भगवान इतना शर्माती हुई। पर अभी कॉन्फिडेंस लेवल काफी अच्छा हो गया है और भविष्य में अभी बहुत कुछ करना है, इतने पे ही सिमट के नहीं रहना है। एक चीज़ आपने देखी होगी हर जगह जहाँ पर महिलाएं प्रधान होती हैं या जिला पंचायत कोई भी पद ले लीजिए, लेकिन उनके आगे उनके पति आ जाते हैं। हर जगह कोई भी प्रोग्राम है उनके पति आगे हो जाते हैं। तो क्या ऐसा कुछ इधर साइड में आपका है, इधर मामला कुछ? तो वो ऐसी महिलाओं के लिए होता होगा जिनको जबरदस्ती किया गया है। जैसे मैं हूँ तो मैं खुद मीटिंग में जाती हूँ, ऐसा नहीं है कभी मेरे हस्बैंड घर पे नहीं रहते हैं तो अगर मेरी मीटिंग है तो मैं खुद ड्राइविंग करके चली जाती हूँ। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, वो कभी मेरे उसमें हस्तक्षेप नहीं करते हैं, मदद करते हैं। ऐसे नहीं है कि जैसे फाइल वगैरह कुछ करनी है तो मदद करते हैं, पर कहीं मुझे जाना होगा तो मैं ही जाती हूँ खुद। ऐसे में लोगों को गांव के लोगों ने मुझे बनाया है, मुझ पर विश्वास करके बनाया, ऐसे नहीं कि मेरे पति को बनाया या मेरे परिवार में किसी को, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो मैम आप उन महिलाओं के लिए कुछ कहना चाहेंगी जिस तरीके से जो होता है कि उनके पति आगे आ जाते हैं, वो हमेशा के लिए पीछे ही रह जाती है, लेकिन भले उनका नाम होता है कि ये प्रधान है, लेकिन जो भी होता है उनके पति आगे आ जाते हैं। तो मैं उनके पतियों से कहना चाहूँगी अपने वाइफ को सपोर्ट कीजिए। सपोर्ट से बहुत कुछ हो सकता है, क्योंकि उनको थोड़ा सा जागरूक करने की कोशिश होती है, पर अपने आप हस्तक्षेप न करें। ऐसे में उनका कॉन्फिडेंस लेवल भी कम हो जाएगा और वो कुछ सीख भी नहीं पाएंगे। अगर अपनी पत्नी को जैसे कोई भी किसी भी पद पे है अगर कुछ सिखाना है तो अपने आप भी कोशिश करने दीजिए उनको। एक बार गलती होगी कोई नहीं, बाद में कहीं ना कहीं एक बार सुधार होगा। जी देखिए, आप एक महिला, सशक्त महिला का उदाहरण है आप, और एक प्रेरणा स्रोत भी है और महिलाओं के लिए कि आपने किस तरीके से अपना काम शुरू किया, शहरों को छोड़कर गांव में आई, फिर निर्विरोध प्रधान चुनी गई और इस तरीके से आप वीडियोस बनाकर यूट्यूब पर अपने गांव को प्रमोट भी कर रही है, अपनी संस्कृति को प्रमोट कर रही है, अपनी संस्कृति को बचा भी रही है। तो उन महिलाओं के लिए क्या एक मैसेज आप देना चाहेंगे? तो उन महिलाओं के लिए है कि मैं भी एक साधारण गांव की रहने वाली हूं। मैंने भी ऐसे कोई पढ़ाई इतनी ज़्यादा नहीं की है, हिंदी मीडियम से पढ़ाई की है, पर ऐसी हूं कि हर फील्ड में ऐसे हूं कि कोशिश करने वाली हूँ, हार नहीं मानने वाली हूँ। तो उनको कहना चाहूँगी कि ऐसे कभी कोई पेट से सीख के नहीं आता है, कि पहले तक तो हमको पता ही नहीं था यूट्यूब क्या होता है, वीडियोस बनाना क्या होता था। मुझे तो वैसे ज़्यादातर फ़ोटो खींचना भी पसंद नहीं था, पर अब ऐसे हो गया कि मेरा एक पार्ट बन गया वो लाइफ का। कुछ भी चीज़ देखो तो उसको कैमरे में कैद करने का मन करता है। जैसे कोई भी खेल रहा है, खा रहा है, कोई भी पक्षी जो भी दिखता है तो ऐसे करता है कि हाँ, क्रिएटिव माइंड हो जाता है ऐसे में। तो यही उनके लिए यही बोलना चाहूँगी, कोशिश करिए, कोशिश करके सब चीज़ होता है। देखिए, आजकल क्या है, पहाड़ों में जो स्कूलों की हालत है वो जो गांव में है प्राथमिक विद्यालय काफ़ी खस्ता हाल है, जो इमारतें हैं वो गिरने की स्थिति में है। तो आपके गांव में जो है किस तरह की स्थिति है अभी? क्या आपने कोई नया उसमें इम्प्रूवमेंट किया है जो शिक्षा के क्षेत्र में या स्वास्थ्य के क्षेत्र में अपने गांव में? हमारे यहाँ पे अभी ऐसे नहीं है कि बिल्डिंग गिर रखी है, प्राथमिक विद्यालय हैं, इंटर कॉलेज भी है, पढ़ाई की कोई वो नहीं है। पर एक सिमट कर रह गई ना, अगर कोई यहाँ का बच्चा हिंदी मीडियम में पढ़ के बाहर जाता है, उसको इंग्लिश में कुछ नहीं आता है। हम ही खुद हैं, हमने ही हिंदी मीडियम में पढ़ा, फिर मैंने आगे जाके वो किया तो सब लोग इंग्लिश में बात कर रहे हैं, हिंदी का कहीं नामो निशान ही नहीं। तो फिर ऐसे होता है, कोशिश करनी पड़ती है। यहाँ पे ऐसा हो कि थोड़ा अलग अलग, थोड़ा प्रयोगात्मक टाइप का हो, तो प्रैक्टिकल कुछ नहीं है। जैसे बाहर जाते हैं तो लोगों में प्रैक्टिकल ज़्यादा चीज़ करते हैं, प्रैक्टिकल से ज़्यादा सीखा जाता है। पर यहाँ पे ऐसी है, किताब खोलो, पढ़ो, याद करो, पेपर दो, पास हो जाओ, बस इतने तक सीमित रह गया है। वैसे तो कंडीशन गांव की ये स्कूलों की अच्छी है,
सिर्फ यहाँ पे हॉस्पिटल की सुविधा नहीं है, हॉस्पिटल के लिए थोड़ा जद्दोजहद करना पड़ता है लोगों को। तो चलिए अब हम सीधा मंदिर के विषय में जानते हैं कि इसका इतिहास क्या है। प्रियंका जी थोड़ा बहुत हमें बताइए कि इसका इतिहास क्या है, कि कब ये मंदिर बना। वैसे तो बहुत पुराना है, तो इसका इतिहास क्या रहा है? तो मंदिर तो बहुत पुराने ज़माने से मतलब समझो 3 युगों से है। जी। और यहाँ पे जो हिमालय की पुत्री थी पार्वती, उसका विवाह हुआ है शिव जी के साथ। पहले तो पार्वती का जो रूप था वो सती के रूप में था, वो दक्ष की पुत्री थी। तो वो जब दक्ष के यज्ञ में ही खुद भस्म हो गई थी, हरिद्वार कंथल में आप देख सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे फिर से उन्होंने पुनर्जन्म हुआ सती का। उसके बाद पार्वती के रूप में उन्होंने शिव जी से विवाह किया। यहाँ पे कुंड बहुत परिचित हैं, ये ब्रह्म कुंड है, यहाँ पे स्नान वगैरह किया जाता है। और उसके बाद यहाँ पे राइट साइड पे है रुद्र कुंड, यहाँ पे भी आचमन वगैरह किया जाता है। अगर कोई नहाना नहीं चाहे तो यहाँ पे आचमन करके शुद्ध हो सकता है। आगे छोटा है विष्णु कुंड। विष्णु कुंड में है वो आंतरिक शुद्धि के लिए होता है, उसका आचमन करते हैं। और ये पानी गंगा जल के समान पवित्र माना जाता है। और उसके बगल में एक छोटा सा कुंड है, वो है नारद कुंड, और वहाँ पे पिंडदान वगैरह किए जाते हैं। उसके ऊपर है सरस्वती कुंड है। सरस्वती कुंड में तर्पण वगैरह किए जाते हैं। जैसे आजकल श्राद्ध पक्ष चल रहा था, तो यहाँ पे लोगों ने अपने पितरों के लिए तर्पण वगैरह दिया। उसके बाद यहाँ पे है धर्मशिला। यहीं पे राजा हिमाचल ने अपनी पुत्री को विवाह किया था। और एक खूंटी भी है वहाँ पे प्रचलित, जो राइट साइड में जो खूंटी है, वहाँ पे राजा हिमाचल ने अपनी पुत्री को 1.25 लाख गायों का दान किया था। मतलब यही हमारे मतलब सच में यहाँ पे ऐसा हुआ होगा। और जो ये मूर्ति है जो पत्थर पे उकेरी गई है शिव पार्वती की, ये भी पता नहीं किस जमाने से है यहाँ पे स्थापित है। तो ये प्रूफ देता है कि यहाँ पे सच में शिव और पार्वती का विवाह हुआ था। अब राइट साइड से चलते हैं ना, तो अंदर है धुनी। इस धुनी के नाम से भी अलग अलग तथ्य होते हैं। कोई बोलता है कि वामन भगवान ने जब 3 पग पृथ्वी राजा बलि से मांगी थी, उसकी वजह से यहाँ पे इसका नाम त्रियुगी नाम पड़ा। कोई बोलता है कि ये 3 युगों से ये धुनी चल रही है, उसकी वजह से यहाँ का नाम त्रियुगी नाम पड़ा। अब मानने के लिए तो जो भी है सत्य है, सभी प्रमाण सत्य हैं। तो यहाँ अंदर है धुनी, जहाँ पे शिव और पार्वती जी ने फेरे लिए थे। और आज भी जब कोई नवयुगल जोड़ा आता है या शादी करके अपने घर से आता है, फिर यहाँ पे फेरे लेता है। और अगर यहीं पे शादी करना चाहता है तो फिर यहाँ पे अंदर फेरे हो जाते हैं। बाहर पे शादी का जो वो होता है प्रबंध वहाँ पे किया जाता है, और लास्ट में फेरे अंदर पे होते हैं। इसके बारे में बताएं प्रियंका जी, क्या चीज़ है, इसके बारे में एक बार ज़रूर बताएं। यहाँ पे ये है महालक्ष्य यज्ञ कुंड। यहाँ पे ये है महालक्ष्य यज्ञ कुंड। और यहाँ पे हर एक अर्ध शताब्दी के बाद, मतलब 15 ईयर्स के बाद यहाँ पे एक यज्ञ होता है। वो बहुत विशाल यज्ञ होता है, और मतलब 108 पंडितों के द्वारा उसके द्वारा किया जाता है। और बहुत पहले हुआ था, 50 साल पहले, अब होने वाले हैं कंप्लीट। तो उसके बाद में हैं पंचनाम देवता गणेश भगवान जी, अर्धनारेश्वर भगवान जी, अन्नपूर्णा माता जी, और अर्धनारेश्वर जी, और बजरंग बली जी, ऐसे पंचनाम देवता ये प्रांगण में हैं। एक बार मंदिर के बारे में एक बार भी ज़रूर बताएं कि इस तरीके की क्या क्या चीज़ें हैं, वो भी बताएं। तो मंदिर देख के आपको लग रहा होगा कि ये आज के ज़माने की कलाकारी नहीं है, पूर्वजों से है, पौराणिक समय से है। और मंदिर के जहाँ पे वो झंडा लगता है हुआ है येलो कलर का, वहाँ पे है गरुड़ ध्वज। और गरुड़ ध्वज आपको पता होगा कि विष्णु भगवान का वाहन गरुड़ होता है। तो आप अपने चैनल के बारे में हमारे देवभूमि लाइव टीवी के दर्शकों को ज़रूर बताइए एक बार। मेरे चैनल का नाम है प्रियंका योगी तिवारी। और अगर आपको वहाँ पे जाके आप एक बार चेक कर लीजिए। और अगर आपको वहाँ की वीडियोस पसंद आती हैं, हमारे उत्तराखंड की संस्कृति, रीति रिवाज, खान पान, रहन सहन पसंद आता है, तो आप मेरे चैनल से ज़रूर जुड़ें और शेयर करें, ज़रूर करें। प्रियंका जी के YouTube चैनल से आप ज़रूर जुड़िए, शेयर कीजिए, वीडियोस देखिए, आप भी देखिए यहाँ की संस्कृति कैसी है और उन्होंने एक जो बीड़ा उठाया अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाने का, वो किस तरीके से किया है।
इस समय यहाँ पर सबसे ज़्यादा आवश्यकता किस चीज़ की है? इस क्षेत्र में किस चीज़ की समस्या सबसे ज़्यादा है? यहाँ पे सबसे ज़्यादा समस्या है हॉस्पिटल की, क्योंकि एक छोटी सी गोली दवाई के लिए भी हमको 26 किलोमीटर दूर फाटा जाना पड़ता है। और वहाँ पे भी जैसे कोई गंभीर समस्या होगी, जैसे वुमेन्स प्रेगनेंसी में डिलीवरी हो गई, तो वो रेफ़र कर देते हैं। श्रीनगर पहुँचते, रुद्रप्रयाग पहुँचते ही पहुँचते कोई अप्रिय घटना हो जाती है, तो यहाँ पे 1 महीने के करीब वो भी आंदोलन भी चला। हमने भी बहुत कोशिश की, मंत्री जी से भी मिले। अभी फाइल हमारी सचिवालय में है, हमने उसका जायजा भी लिया कहाँ है क्या है, तो अनुभाग 3 में है। और वहाँ के लोगों का भी यही कहना है कि मंत्री जी की मंशा होगी तो तभी ये काम हो सकता है। तो देखते हैं क्या होता है, हमने प्रयास जारी रखा है। और मैं आपको भी कहना चाहूँगी, आपसे भी रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, आप अपने लाइव टीवी के माध्यम से भी दर्शकों को बता दीजिए या सरकार से निवेदन कर दीजिए कि यहाँ पे सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है, पर्यटक स्थल है, पर्यटक गाँव है, पर हॉस्पिटल नहीं है। देखिए, पर्यटक स्थल है, पर्यटक गाँव है, लेकिन जो सुविधाएं हैं वो यहाँ नदारद है। जो स्वास्थ्य जो महत्वपूर्ण सुविधा होनी चाहिए पहाड़ों में, क्योंकि यहाँ से कह रहे हैं 26 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है एक मेडिसिन के लिए भी, तो ये बहुत बड़ी समस्या है। तो सरकार को इस ओर ध्यान देने की बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता है। प्रियंका तिवारी जी, देवभूमि लाइव टीवी के लिए समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हम कामना करते हैं आपके उज्जवल भविष्य की, और आप बहुत आगे तक जाएं, अपने गांव का विकास, चौमुखी विकास करें, हर जगह आपके गांव का नाम दिखाई दे। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप हमारे गांव में पधारे, आपका हमेशा स्वागत है हमारे गांव में। आप जो भी दिखाते हैं अपनी लाइव टीवी पे, उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी वजह से भी लोगों को दिख पाता है कि संस्कृति कैसी है, हमारे यहाँ क्या क्या प्रॉब्लम हो रही है, क्या क्या सुविधाएं हैं। तो आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। प्रियंका जी एक वो सशक्त महिला है, जो एक और महिलाओं के लिए भी उदाहरण है कि आप आगे बढ़ सकते हैं, आपको कोई पीछे नहीं हटा सकता। आप आगे बढ़िए, अपना कदम आगे रखिए। तब तक के लिए देखते रहिए देवभूमि लाइव टीवी के साथ परिधि जोशी।